सास ससुर के साथ कोई भी बहू रहना नहीं चाहती है, अब पड़ोसी के ऊपर निर्भर हो गए हैं। पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी होता जा रहा है, तो लोग पश्चिमी सभ्यता इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है अश्लीलता का एक सबसे बड़ा गढ़ इसको माना जा सकता है कि मैं तो माँ के घर में ऐसे रहती थी, यहाँ भी ऐसे ही करूँगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं कि उसकी आवाज़ के दबाने के लिए ऐसा घिनौना कृत्य किया जाता है। ये कहते हैं ना, जितना जिसको दबाओगे वो उतना उछल के बाहर आएगा। एक सास को अपनी बेटी के रूप में उस बहू को स्वीकार करना चाहिए। हे नारियों जागो, ये विपदा की घड़ी आई है, कलयुग में तुम्हारे प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह बड़ी आई है। आज अगर तुम नहीं आई, आज अगर तुम नहीं जागी, तो तुम्हारा समूल्य मिट जाएगा। सृष्टि की रचयिता ही नहीं रही तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। नमस्कार, महिला दिवस पर मैं रागिनी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। नारी अब अबला नहीं है, नारी सबला है, और इसी में नारी पुरुषों से कदम में कदम मिलाकर आज बराबरी करते हुए हवाई जहाज से लेकर संसद तक नारी सफ़र की है। इसी में कई इलाकों में आज भी नारी सामाजिक बेड़ियों में जकड़ी हुई है। तमाम संगठन इसके लिए काम कर रहे हैं। इसी संगठन में एक अदिरका संगठन है। अदिरका संगठन जो नारियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम करती है। अदिरका संगठन से रचना शाही और करुणा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पर आपसे विचार लेना चाहेंगे। आज जो है महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। पहले जो महिलाएं थी, आपने देखा होगा बिहार में बहुत निचले तबके के जो लोग रहते थे, वो 13 साल की लड़की होती थी और उसे एक तरह से जैसे गाय बेची जाती है वैसे लड़कियों को बेचा जाता था। और 60 साल का आदमी होता था और उसके साथ उसकी शादी हो जाती थी। उसको पता ही नहीं होता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, उसको पता ही नहीं होता था। बल्कि इस चीज़ को भिखारी ठाकुर ने बहुत अच्छे से अपने रचना में लिखा है और उनकी महिलाओं की वेदनाओं को उन्होंने उसमें ढाला है। और इस चीज़ का जो है वर्णन हमेशा मिलता आया है। आज पहले के स्तर से आज फिर भी नारियों का स्तर बहुत अच्छा हो गया है और आज कदम से कदम नारियां मिला रही हैं। शिक्षा का स्तर उनका बढ़ गया है और हर उसमें पीछे नहीं हैं, आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद भी आज भी महिलाएं ही टारगेट क्यों हो रही हैं? करुणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी रागिनी जी, इसका एक विशेष कारण है कि महिला का जो चरित्र है वो इतना नाजुक और एक इतना कीमती आभूषण के रूप में हम देखते हैं या लेते हैं उसको, कि जरा भी क्षति उसको समाज के द्वारा या किसी भी प्रकार से पहुंचती है तो ये समझिए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान उसमें हो जाता है। मतलब जीवन एक तरह से नष्ट हो जाता है। तो जैसे बहुमूल्य चीज़ के लिए हर कोई लपकने के लिए, छीनने के लिए और चोरी करने के लिए आतुर रहता है, तो वैसे ही महिला का चरित्र है। तो महिला के चरित्र पर जरा सा लांछन आया कि समझिए कि उसके जीवन में बहुत बड़ा विकार, एक तरीके से एक दाग धब्बा नुमा उसमें प्रदर्शित होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जब महिला बचाती है तो उसी को बचाव में रखती है कि कहीं इस पर धब्बा आ गया तो पूरा चरित्र ही, पूरा जीवन ही मेरा इसमें दागनुमा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बचा कर रखते हैं आभूषण की तरह। और समाज ये समझता है कि कहाँ पर चोट करनी है, कि नारी सिर्फ इसी दबाव के कारण पीछे हट सकती है, कदम हटा सकती है, अन्यथा नारी किसी भी स्थिति में, अपने मानसिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, उसमें पीछे कदम हटाने के लिए मजबूर हो ही नहीं सकती। यानी जो महिला आवाज़ बाहर निकाल के उठाती है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, आपके कहने का ये अर्थ है कि उसकी आवाज़ के दबाने के लिए ऐसा घिनौना कृत्य किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसे और किसी प्रकार से रोका ही नहीं जा सकता। वो इतनी आवेश में होती है, इतनी ऊर्जावान होती है, इतनी संवेदनशील होती है कि छोटी छोटी बातों को भी वो बहुत बड़े विकृत रूप को, विकराल रूप में वो प्रदर्शित कर सकती है कि छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मंच पे उस बात को सूक्ष्म रूप से लेकर के और विस्तृत रूप तक उखाड़ कर ला सकती है। तो इसी बात से मानव डरता है, समाज डरता है और उसको पीछे लाने के लिए, धकेलने के लिए चरित्र पर निशाना साधता है। इसीलिए नारी को जननी भी कहा गया है। जी, नारी को जननी इसलिए कहा गया, सृष्टि की रचयिता ही नारी है।
जहाँ वो बहुत बड़े विकराल रूप को ले सकती है, वहाँ एक ममतामयी नारी ममतामयी बन जाती है, वो माता का रूप ले लेती है। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ वो एक विकराल रूप में उस समस्या का निवारण करने के लिए सक्षम है, सीता से वो दुर्गा बनने के लिए सक्षम है, वहीं एक ममतामयी जननी है, एक माँ है, जो वो उसको संरक्षण करने के लिए पीछे हट जाती है। रचना जी, आप बोली हैं जो तब भाई बेचा जाता था, खैर एक विशेष किसी राज्य को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, आप जो बोली हैं नहीं क्योंकि तो आज भी बचिए का रेप क्यों नहीं रुक रहा है? देखिए, मैं विशेष कोई राज्य को नहीं, मैंने भिखारी ठाकुर का बहुत अच्छे से उनका पढ़ा है और उन्होंने बहुत वेदना, महिलाओं की जो वेदना कोई एक महिला नहीं जान सकती है, उसको उन्होंने एक पेपर पे उतारा और नाट्य रूप दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक पुरुष होकर उन्होंने इस वेदना को समझा और लड़कियों के साथ जो होता था उस समय, और बेचने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं होता था, खुद का पिता होता था वो, और जिसमें वो लड़की ऐसे है कि पैदा हुई, घर का काम शुरू से ही उसको घर के जिम्मेदारियां दी जाती थी, और शादी एक बूढ़े इंसान के साथ उसकी शादी कर दी, वो भी 60 साल के साथ शादी हो रही है, उसको पता ही नहीं, अगर वो मर गया तो फिर वही सती प्रथा में आ गया कि उसके साथ उसको जला दिया जाता था। अब ये सारी प्रथाएं जो है धीरे धीरे बदली हैं, और मेन रहा आज जो है लड़कियों का रेप क्यों नहीं रुक रहा है, जो बच्चियों का, तो वो हमारा जो परिवार है वो टूट चुका है। सास ससुर के साथ कोई भी बहू रहना नहीं चाहती है, अब पड़ोसी के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, अब जब इस चीज़ पे अगर परिवार हमारा है ही नहीं, एकता ही नहीं है परिवार में, और अलग है, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो कोई किसी के सपोर्ट में खड़ा ही नहीं है। मेन है कि ये जो चीज़ें हैं इसलिए नहीं रुक रही हैं क्योंकि हमारा परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है, और इसको एक करने की बहुत ज़रूरत है। आज इतने सारे ओल्ड एज होम बन गए हैं, सिर्फ परिवार टूटने के कारण लोग क्या करते हैं, अपने सास ससुर को उठाते हैं, ओल्ड एज होम में डालते हैं। पहले क्या होते थे कि वो हमारे बच्चों की रखवाली करते थे, वो हमेशा अच्छा बुरा हमारे बच्चों को सिखाते थे, मगर आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई, इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चों का रेप होता है। कोई बताने वाला नहीं है उन बच्चों की तुम्हारे साथ, और कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो इसीलिए ये सारे आर्थिक तंगी के कारण महिला पुरुष दोनों समाज में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बच्चों का रेप नहीं रुक पा रहा है। जी, कहते हैं, आपने सही कहा है, कहते हैं कि अगर अपने बच्चे का परवरिश भी एक साधना होती है। अगर आप अपने बच्चे को अपने इतिहास और अपने धर्म की शिक्षा को बता देंगे तो हमारे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी उक्ति है, धर्म उक्ति है, कहा गया है। बिल्कुल। और रही बात जो आप कही हैं, जो सास बहू का टकराव या कुछ भी, तो क्या ऐसा नहीं है जो पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी होता जा रहा है? देखिए, मैं मानती हूँ कि पश्चिमी सभ्यता हम पे हावी हो रहा है, और आजकल जो है बहुत सी शादियाँ टूट गई हैं, उसकी वजह से फेसबुक ऐसा आ गया है कि लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन, लोग हर किसी के घर में पति पत्नी के बीच में टकराव होता है, और उस टकराव को लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आपके जो है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए थे, और आपने अपनी वो जो बातचीत है वो उस सामने वाले को बता दिया, उसने क्या किया, आपका इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। धीरे धीरे आप या तो उस जंजाल में फंस जाएंगे, अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, या आप, बहुत सी महिलाएं हैं इस चक्कर में घर भी उनका टूटा है फेसबुक के कारण। तो लोग पश्चिमी सभ्यता इस्तेमाल करें, मगर देखें तो उससे हमारे परिवार पे क्या असर पड़ रहा है। फेसबुक चलाइए, मगर आप ऐसा चलाइए कि आप अपनी चीज़ों को विस्तार कीजिए, अपना प्रचार कीजिए, ये नहीं कि हम किसी और के झांसे में आके अपना परिवार को तोड़ें। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये आपके ऊपर निर्भर है, वो ज़बरदस्ती नहीं, कोई आपके ऊपर नहीं डाल रहा है, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कितना अपने जीवन में उसको लाना है। हमें मालूम है कि वहाँ की महिलाएं हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, मगर हम भी कोई कम नहीं है। हमने अपने परिवार को साथ रहते और अपनी चीज़ों को भी हम विकसित कर रहे हैं। तो पश्चिमी सभ्यता है, मगर वो हमारे ऊपर है। और मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में अपने परिवार से नाराज़ हैं, नाराज़गी ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए, मगर उसको फेसबुक और ये व्हाट्सएप और इससे ना किसी और को बताने की जगह आप अपने परिवार में उस चीज़ को, बातों को रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात बिल्कुल आप सही कही कि नारी को गोपनीयता अगर रखने का ये समझ आ जाए तो नारी असुरक्षित नहीं हो सकती है। कई केस हमारे चैनल पर भी मेरे साथ पास भी आया है, कई ऐसी बातें। आजकल जो रील बन रही है, जो सोशल मीडिया है और रील बन रही है,
तो मुझे लगता है अश्लीलता का एक सबसे बड़ा गढ़ इसको माना जा सकता है कि जो रील बन रही है उसमें पता ही नहीं है नारी को पैसा कमाने के लिए इतनी घटियापन, इतनी नग्नता बढ़ती जा रही है कि पता ही नहीं चलता है जो हमारी सीमा क्या है, हमारी गरिमा। जबकि कहा गया है जो भारत के देवियों का प्रताप सब जग से न्यारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यह देश जहाँ जन्मी सतवंती, ये वही भूमि है भारत भूमि। यह देश जहाँ जन्मी सतवंती, सावित्री और सीते, गुणवती गौरव की गुणवती गायत्री और गीते। सीता ने अपने पति के कारण जंगल का वास बनाया है, इसी देश में सावित्री ने तो अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाया है। नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारे हैं। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। तो ये भारत की भूमि में अगर इतनी नग्नता आ रही है तो आप लोग जैसा जो संगठन सक्रिय कार्य कर रहा है इस पूरे भारत देश भूमि पर, तो उसको इस नग्नता के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए ताकि अश्लीलता बंद हो जाए। पहले की नारी और आज की नारी में क्या अंतर रह गया है? पहले की नारी जो वैदिक काल का हम कहते हैं, वहाँ पे नारी को शिक्षा से, आपको शस्त्र विद्या, हर विद्या की जानकारी होती थी, उनको फुल आज़ादी थी, जो आज के समय में भी उतनी नहीं है जितनी उस समय थी। और फिर धीरे 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 वो 20% फिर 100% वो कम होती गई। तो मेन है कि हमारा पहला जो समाज था वो ज़्यादा विकसित था और उसके विज्ञान भी विकसित था। ये हम लोग आजकल देखते भी हैं मंदिरों के उससे ढांचे से पता चलता है कि ये मंदिर इतना साल पुराना है और हमारा जो है उस समय का विज्ञान कैसा था। तो पहले जो विज्ञान था उसमें महिला पुरुष समान स्तर रहते थे। आज जो है धीरे 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 उनको पर्दे में लाया गया, महिलाओं को पर्दे में लाते 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 अब है कि कई प्रथाओं से हम लोग निकले और अब जो है महिलाओं का पहले से, और मैं कहती हूँ कि अब कुछ सालों से तो अब महिलाएं इतनी, ये कहते हैं ना जितना जिसको दबाओगे वो उतना उछल के बाहर आएगा। अब ये है कि बहुत से घर ऐसे हैं कि जिसमें पुरुष का कहना होता है कि हमारी वाइफ जो है वह हमारे माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और बिल्कुल वो समझती ही नहीं है। पहले ये होता था कि पहले पति महिला को पसंद नहीं करता था और कितनी शादी, एक लड़का जो है 2 शादी 3 शादी कर रहा है, मगर आजकल के महिलाओं ने जवाब उठा देना चालू कर दिया। तो आप इससे ही पता कर लीजिए ना कि कितना परिवर्तन आया है हमारे देश में, कि महिलाएं अब आवाज़ उठाती हैं अपनी चीज़ों पे। और हम भी महिलाएं हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो इसी से पता चल रहा है कि हम कितनी सक्षम हो चुकी हैं। हम एक हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ से हमने एक संस्था बनाई, संस्था बनाने के साथ साथ जिसमें मेरे जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली को देखते हुए अब मैं यहाँ पे हूँ, तो इससे कि मेरा परिवार, मेरे फैमिली में सबने सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। पहले ऐसा कुछ नहीं थे। तो आपको परिवर्तन वैसे ही दिख जाएगा कि पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में। आज भी कुछ घरों में हैं जो महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, वो अपनी वजह से, हम कितनी बार फ़ोन आता है कि मैडम आप हमारी मदद कीजिए। मदद तो हम तब करें जब वो खुद की मदद करना चाहें। जब हम उसके घर जाते हैं तो वो कहती है नहीं मैडम वो गलती होगी, हमने आपको फ़ोन कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। जब वो खुद आवाज़ नहीं उठाएगी, आज जो भी दिक्कतें हैं, छोटी छोटी जो भी दिक्कतें हैं वो महिलाओं की, वो सिर्फ उनकी वजह से है। वो खुद आगे नहीं आना चाहती, खुद अपना नहीं बोलना चाहती, खुद आगे बढ़ना नहीं चाहती है, अपने लिए कुछ नहीं सोचती है। वो सोचती है हमारा जीवन इसी में निकल जाएगा और ऐसे ही बिता रही है। वो उनकी वजह से, और समाज उसको कोई ऐसा दबाव नहीं है। समाज पर बदल चुका है, समाज में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। अब तो आदमी औरत समान स्तर पे कहते काम कर रहे हैं। इससे हर कोई चाहता है कि मेरी बहू जो है वो पढ़ी लिखी आए। तो इसी से पता चलता है हमारा समाज कितना विकसित हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अब जो थोड़े बहुत केस आते हैं वो महिलाओं के खुद के होते हैं। वो खुद नहीं चाहते हैं कि मैं इस जंजाल से या इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी में एक बात आपने कहा जो सास बहू रहना नहीं चाहती है। करुणा जी, आज में के जो सास बहू का संबंध है वो सास और बहू के इस संबंध में आप मुझे बताइए जो आखिर क्यों नहीं रहना चाहती हैं? देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि पहले की बातों को सुनते हुए भ्रांतियाँ भी बहुत हैं कि सास पसंद नहीं करती थी। पहले एकजुट परिवार होते थे, तो ननंद बहुत सारी होती थी, देवर भी बहुत सारे होते थे, तो वो सब एकजुट होते थे। एक लड़की एक घर से आ रही है शादी करके, तो वो अकेली आ रही है, तो वो अकेली पड़ जाती थी कि कोई भी बात कहेगी तो सब एक ही साइड होते थे, सब माँ की साइड होते, यानी सास की साइड होते थे, तो वो अकेला फील करती थी। आज जबकि एकाकीकरण हो गया है, परिवार घटित हो गए, विघटित हो गए हैं,
तो वहाँ और 2 अक्षर वो पढ़ लिख करके बाहर निकली है, तो उसे ज्ञान भी हो गया है, अपने अधिकारों का भी ज्ञान है उसको, और अपने बोलने का भी ज्ञान है, उसके अपने कार्य क्षेत्र का भी ज्ञान हो गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको दबाया जा सकता है। अब पहले दबाया जाता था तो सास हावी रहती थी, ननद हावी रहती थी, या जो भी परिवार में समस्याएं रहती थी बहू के जलाने की या मारने की, उत्पीड़न की। लेकिन अब क्या है कि जब थोड़ा बहुत अधिकार ज्ञान हो गया है, पढ़ाई हो गई है, तो दबाया तो नहीं जा सकता। लेकिन अब क्या है कि उन ज्ञान का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है समाज में लड़कियों के द्वारा, कि ऐसा नहीं है कि सास ही बुरी है, ऐसा नहीं है कि लड़की ही बुरी है। एक सास को अपनी बेटी के रूप में उस बहू को स्वीकार करना चाहिए। एक 20 साल की 22 साल की लड़की बहू के रूप में आ रही है, तो कोई भी सास उससे ये उपेक्षा या अपेक्षा जो भी है उसकी उपेक्षा ना करे, और उसे ये अपेक्षा ना करे कि वो मेरे जितना ही ज्ञान लेके आए, मेरे जितने संस्कारों से काम करे, मेरे जैसी पद्धति से काम करे, क्योंकि वो एक नए वातावरण से, नई शिक्षा से और नए संस्कारों से लिप्त होकर के आ रही है, तो धीरे धीरे ढलेगी। तो यहाँ एक समन्वय की हमें भावना रखनी है, सास को भी और बहू को भी। बहू भी ये भी ना समझे कि मैं तो माँ के घर में ऐसे रहती थी, यहाँ भी ऐसे ही करूँगी, कदापि ऐसा नहीं चल रहा है। माहौल चेंज हो गया है, लोग चेंज हो गए हैं, तो दोनों को ही आपस में ढलना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा, परिवार को एक रखना पड़ेगा। तो इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों, क्योंकि अब आजकल सास भी बहुत समझदार हैं और बहुएं भी जो आ रही हैं वो पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो समझदारी ये इसी में है कि बहू को एक्सेप्ट बेटी के रूप में करे, और बहू की समझदारी इसमें है कि वो सास को माँ के रूप में एक्सेप्ट करे, ताकि परिवार में एकाकीकरण रह सके। मुझे लगता है जिसमें कहीं ना कहीं महिलाएं की ही, जो सास बहू वाला ये चैप्टर है, इसमें महिलाएं की ही कहीं ना कहीं भूमिका, ये मेरा मत है कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। कि हम पराए घर से आए दामाद को तो हृदय से स्वीकार करते हैं, लेकिन पराए घर से आए बहू को हम स्वीकार हृदय से नहीं करते हैं। हम हृदय से उसको पराई जाई मानते हैं, और कहीं ना कहीं टकराव का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। क्या आप इसको मानती हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं इसको, क्योंकि मैंने अभी कहा कि बहू को दूसरे घर की पराई बेटी ना समझ के अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें, तो मैं मानती हूँ कि ये टकराव आएगा ही नहीं। जब उसको बेटी जैसा प्यार नई जगह पे मिलेगा, तो बेटी जैसे प्यार मिलकर वो माँ जैसा आपको प्यार देगी। और जहाँ आप उसे बहू के रूप में ही रखेंगे, एक दहलीज पार नहीं करने देंगी कि नहीं ये बेटी की जगह है, आप इसमें नहीं आ सकती, तो वो भी सास जैसा ही दर्जा आपको देगी, माँ का दर्जा कभी नहीं देगी। उधर माँ अपेक्षा करती है कि दामाद इतना अच्छा हो बेटी के लिए कि उसको नीचे फूल कुमारी की तरह रखे, नीचे कदम ना रखने दे, उसे जरा भी किसी प्रकार की परेशानी ना होने दे। तो उधर बेटे को चाहती है कि वो बहू का गुलाम हो जाएगा। अगर ऐसा बेटा करता है तो वो एक तरफ गुलाम मानती है कि मैं तो कुछ हुई ही नहीं, बहू ही सब कुछ हो गई है। तो दोनों में अंतर चाहती है वो। बेटे को ऐसा चाहती है कि नहीं मेरा साथ रहे, बहू का साथ ना दे, और दामाद को ऐसा चाहती है कि वो अपने परिवार में सिर्फ मेरी ही बेटी का ख्याल रखे, ऐसा मुझे दामाद चाहिए। तो यही बस टकराव की सीमा जो है वो यहीं पे हद पार करती है, जब आप अंतर करते हैं बेटे दामाद में और बहू और बेटी में। एक समान रखेंगे तो एक समान जैसा प्यार और सम्मान जरूर मिलेगा। ये बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अदिरका जो आपका संगठन है नारियों के लिए, बच्चों के लिए काम करता रहा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।